कीजिए लाइव। चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। देखिए, जो पहला चैप्टर है भारत एक सामान्य परिचय, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप हो चुका है। दूसरा चैप्टर जो है पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, तो अब चैप्टर खत्म कर देते हैं, तब पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। क्या ना? तो जो है पुराना ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव है, एगो सबसे पुराना है, फिर एगो बिहार दरोगा वाला है, एगो आपका है। ठीक है, मतलब कौन बैच में क्या देंगे वो हमको डिसाइड करना है। आप लोग अपने मन से कोई नोट उट मत खरीद लिया कीजिए, समझ गए? बहुत लोग खरीद लेता है। तो 250 क्वेश्चन है, उसमें 100-150 क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या बढ़ाए हैं। इसमें 250 है, 250 है, तो ये तैयार हो गया है। बस इसमें अब हमको थोड़ा सा करेक्शन करना है, टाइप होके आ गया है, ये मेरे करेक्शन के लिए आया हुआ था, कहाँ पे क्या एरर है। तो हम सोचे आपको दिखा देते हैं कि जो है आपको जो है चैप्टर वाइज मिलेगा, और ये चैप्टर वाइज मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा ना, वैसे वैसे मिलता जाएगा। जैसे पहला चैप्टर खत्म कर दिया तो नहीं दिए हैं, टाइप नहीं हुआ था, तो दूसरा चैप्टर खत्म करने दीजिए। दूसरा चैप्टर जैसे ही खत्म कर देंगे, तो दूसरा चैप्टर खत्म करने के बाद जो है आपको पहला चैप्टर का पहले क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, फिर दूसरा चैप्टर का, और इसके बाद तीसरा चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ऐसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं करवाते हैं, लेकिन अब सोचे हैं कि फाउंडेशन बैच में जो है आप लोग को करवाएं। ठीक है, फाउंडेशन बैच में आप लोग को, टारगेट बैच में हम नहीं करवाते हैं, समझ गए? तो आप लोग को करवा देंगे। और इसमें तो सबसे ज्यादा 5 से 7 ही बैच का बच्चा हमको नजर आ रहा है, समझ गए? 5 से 7 वाला सब बैठल रह जाता है और निकलता नहीं है। ठीक है, 7 से 9 वाला ओरिजिनल एडमिशन वाला जो है उसको जाना पड़ता है, समझे? बड़ी ढीठ है आप लोग, समझ गए? आप लोग निकालते ना है जी, है निकालते हैं। चलिए, तो चैप्टर वाइज ये मिलेगा, और ऑनलाइन वालों को पीडीएफ डाल देंगे, पीडीएफ डाल देंगे, पीडीएफ में चला जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इसमें करेक्शन करवाएंगे पहले तब। ठीक है, अभी करेक्शन नहीं करवाए हैं, सिर्फ टाइप होकर के आया है, करेक्शन करवाना अभी बाकी है इसमें। आ जाइए। सबसे पहले रिवीजन करते हैं, कुछ होमवर्क भी दिए हुए थे। दर्रा जो है इंडिकेट करके लाना है, मानचित्र में कौन दर्रा किस राज्य में है। और देखिए, आप अगर किए होंगे तो थोड़ा सा नहीं लग रहा होगा कि हाँ अब ये चीज जो है थोड़ा ज्यादा हमको याद हो रहा है, नहीं लगा? और पहले की तुलना में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा होगा, समझ गए? तो जो देते हैं ना वो कीजिए, समझ गए? किया कीजिए। ठीक है, आ जाइए, 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। कुछ रही, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यांगजी कौन राज्य में है? हो हिमाचल प्रदेश में है, और इसकी ऊंचाई 5890 मीटर। लद्दाख में स्थित प्रमुख दर्रा काराकोरम, इमिसला, लानकला, अघील, खारदुंगला, देप्सला, ये सब है ना। हो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर? पीर पंजाल, बनिहाल। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, देवसा। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, किंगड़ी विंगड़ी, है ना? नाथुला और दीफू, यांगयाप, बोमडीला, तुजू दर्रा मणिपुर में ना।
500 से 600। प्रायद्वीपीय पठार, इसके अंतर्गत बहुत सारे पठार आते हैं। उत्तर पश्चिम में अरावली, पूरब में राजमहल की पहाड़, दक्षिण में कार्डमन। झारखंड में हजारीबाग का पठार और रांची का। छोटा नागपुर का पठार। विवेक पटेल जो बताए हैं वो सही है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो हम बताए हैं वही सही है। आप जो है विवेक पटेल जी, आप जो है भूगोल एक समग्र, महेश कुमार बर्नवाल का बुक आता है भूगोल एक समग्र, भूगोल एक समग्र, महेश कुमार बर्नवाल। जिस बुक के लिए महेश कुमार बर्नवाल सबसे ज्यादा विख्यात हुआ है, उसमें जो है आप दर्रा जाकर के देखिएगा, भारत के भूगोल में दर्रा जाकर के देखिएगा, उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का विवरण है, एकदम ऐसे करके जो है कॉलम बना करके लिखा हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है, और वो ऑथेंटिक बुक है। अगर मान लिया जाए कि कल के डेट में कोई बोर्ड ये प्रश्न पूछता है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, और हम उस बुक के अनुकूल आपको बताएं यांगजी दीवान, आप मार के आए, अब बोर्ड आंसर गलत कर दिया, उस बुक की इतनी अधिक ऑथेंटिसिटी है कि आप उस क्वेश्चन को लेकर के उस बुक को प्रूफ के तौर पर कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं। उस बुक की ऑथेंटिसिटी है, समझ गए? तो जो बताए हैं वो याद रखिए। केमिस्ट्री का फुल टाइपिंग नहीं हुआ है, 4 नंबर चैप्टर तक अभी हुआ है, 5वां जो है अब आगे होगा, 6ठा आगे होगा। सुमन यदुवंशी किसी को भी पहले चैप्टर का नहीं मिला है, ठीक है, किसी को भी नहीं मिला है, तो आपको कैसे मिल जाएगा? आप लोग को मिला है? नहीं मिला। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कहां दिया? अभी तो टाइपे होके आया है, समझ गए? तो किसी को नहीं मिला है, सबको मिल जाएगा। केमिस्ट्री का पुराना नोट पूरा वाला है, लेकिन जो है नया नोट में करेक्शन हो रहा है, तो आप लोग के बैच में केमिस्ट्री शुरू हुआ है, नया नोट से शुरू हुआ हो। सुबह वाले बैच में पुराना नोट से चल रहा है, आप लोग के बैच में नया नोट से चल रहा है। अब पुराना नोट की तुलना में नया नोट बहुत ज्यादा है, समझिए? आप तो स्वयं जाकर के देखिए ना महाराज, ठीक है? कौन कौन सी नदियां बहती? हाँ हाँ, ठीक है। छोटा नागपुर की गंगा, स्वर्ण, स्वर्ण देखा ना? राजस्थान ना? मालवा, भांडेर, ठीक है। बघेलखंड पठार किस किस राज्य? हाँ, उत्तर प्रदेश और चलिए आगे आ जाइए। आगे आइए तो मानचित्र पलटिए। कमेंट हटाइए जी। चलिए हेडिंग मारिएगा, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। देखिए जो दंडकारण्य का पठार है
यह भारत के किसी एक राज्य में विस्तृत नहीं है, बल्कि यह पठार भारत के कई राज्यों में विस्तृत है। इस पठार का विस्तार 5 राज्यों में है, और जिन 5 राज्यों में इस पठार का विस्तार है वे 5 राज्य है: ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में इस पठार का विस्तार है। और यह जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग से ही इंद्रावती नामक नदी निकलती है। इंद्रावती, 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 इंद्रावती नामक नदी निकलती है। इंद्रावती नामक नदी इस पठारी भाग से निकलती है। और यह जो पठारी भाग है, तीन धातु, टीना, टीना समझते हैं? टीना, टीन, टीन, तीन धातु के उत्पादन के लिए यह पठारी भाग प्रसिद्ध है। और तीन धातु का उत्पादन मुख्य तौर पर इसी पठारी भाग में होता है। और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में यहां पर बस्तर जिला है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है ना, वही तीन धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और बस्तर जिला में दंडकारण्य के पठार का विस्तार है। दंडकारण्य के पठार के विषय में 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न यह, दंडकारण्य के पठार का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? यहां पर ऑप्शन देके फंसाता है। जैसे आप याद कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है? वहां पर ऑप्शन में सिक्किम देकर के फंसाता है ना, सिक्किम देके फंसाता है ना, या पश्चिम बंगाल देके फंसाता है ना। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर में आता है? नहीं आता, नहीं आता है, नहीं आता है। वैसे ही यहां पर दंडकारण्य के पठार में एक ऑप्शन देके फंसाता है, वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, विद्यार्थी फंस जाता है। विद्यार्थी को लगता है मध्य प्रदेश में विस्तार है, लेकिन ध्यान रखिए, हम 5 गो राज्य का जो नाम लिए हैं, मध्य प्रदेश का नाम लिए हैं। अगर विस्तार होता तो हम नाम लेते ना कि मध्य प्रदेश में है इसका विस्तार। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो एक तो ये विस्तार को लेकर के प्रश्न पूछता है। दूसरा, कौन सा पठारी भाग तीन धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा, किस पठारी भाग से जो है इंद्रावती नदी निकलती है। तो इंद्रावती नदी इसी पठारी भाग से निकलती है। जैसे छोटा नागपुर के पठारी भाग से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। अब एक बार मानचित्र पर आप इसको देख लीजिए। दीजिए तो मानचित्र। देखिए, आप इस बुक में पलटिएगा, पेज नंबर 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा प्राकृतिक। तो इस एरिया में आप यहां पर देखिएगा, इस मानचित्र के जो है नीचे वाले एरिया में यहां पर दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। और दंडकारण्य के पठार को आप देख सकते हैं। इसका विस्तार जो है इधर ओडिशा, मतलब पूरब में ओडिशा तक, फिर उत्तर में छत्तीसगढ़, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश है। क्या मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है? नहीं है। समझ गए? तो यहां पर जो है आपको दंडकारण्य का पठार है। क्लियर है? तो अब नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिएगा, इस पठार का विस्तार
भारत के मध्यवर्ती भाग में इस पठार का विस्तार भारत के मध्यवर्ती भाग में पांच राज्यों में देखने को मिलता है। जो निम्न है। ओडिशा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। चलिए, आपके मानचित्र में जिस पठार की चर्चा कर रहे हैं, आपके मानचित्र में उसकी चर्चा है नहीं। ठीक है, हम देख लिए हैं मानचित्र में कहीं पर जो है उसकी चर्चा नहीं है। तो अब आइएगा, हेडिंग मारिएगा कास पठार, कास, कासो कास, कास पठार, कास, कासो कास, कासो, हे भगवान। और सुनिए ना, हे सुनिए ना, ये तीन सब के लिए विख्यात, ये सब नहीं लिखा है। आए तोड़ी के लिखिए ना, पूरा नहीं लिखा पाए। हम उधर देखने लगे थे कास पठार सब, पंचगणी पठार सब मानचित्र में है कि ना है, समझे। रुकिए 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 रुकिए, लिखिए है यह पठार। हाँ, उसी में जो लिख रहे थे उसी में, नहीं कास पठार नहीं, जो लिख रहे थे उसमें, कास पठार को काट देना है। ठीक है, जो लिख रहे थे उसमें, दंडकारण्य पठार में यह पठार तीन धातु के, यह पठार तीन धातु के, यह पठार तीन धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस पठारी भाग से ही इस पठारी भाग से ही इंद्रावती नदी निकलती है। जो गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी गुजरती है जो गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी गुजरती है जो गोदावरी की सहायक नदी है।
इंद्रावती नदी गुजरती है जो गोदावरी की सहायक नदी है, फुल स्टॉप। आगे देखिएगा, यहां पर आप समझिएगा कि जो महाराष्ट्र है ना, हो महाराष्ट्र में एक पठार है, उसका नाम है कास पठार। क्या नाम है? कास पठार। कास पठार महाराष्ट्र में है। और जो कास पठार है यह अपने रंग बिरंगे फूलों के लिए प्रसिद्ध है। जो कास पठार जो कि महाराष्ट्र में है, यह अपने रंग बिरंगे फूलों के लिए प्रसिद्ध है, जिस वजह से इसे महाराष्ट्र का फूलों की घाटी कहा जाता है। महाराष्ट्र का फूलों की घाटी कहा जाता है। फिर आपको एक पंचगनी पठार है, और जो पंचगनी पठार है यह भी जो है आपको महाराष्ट्र में ही है। तो कास और पंचगनी दोनों महाराष्ट्र में है। तो नीचे से हेडिंग मारिएगा कास पठार। मानचित्र में ना है इसी वजह से दिखा नहीं सकते हैं। कास पठार, कास और कास, कास पठार, कास पठार यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह पठारी भाग अपने रंग बिरंगे फूलों के लिए यह पठारी भाग अपने रंग बिरंगे फूलों के लिए विख्यात है। यह पठारी भाग अपने रंग बिरंगे फूलों के लिए विख्यात है, जिस वजह से इसे महाराष्ट्र का फूलों की घाटी कहा जाता है। जिस वजह से इसे महाराष्ट्र का फूलों का घाटी कहा जाता है। जिस वजह से इसे महाराष्ट्र का फूलों का घाटी कहा जाता है। जिस वजह से इसे महाराष्ट्र का फूलों का घाटी कहा जाता है। महाराष्ट्र का फूलों का घाटी कहा जाता है। आगे पंचगनी पठार, पंचगनी पठार, पंचगनी पठार लिखिएगा। पंचगनी पठार यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। अब सुनिए, एगो आप सुनते आए होंगे दक्कन का पठार। दक्कन, दक्कन का पठार सुने हैं? देखिए, जो दक्कन का पठार है ना, वो कोई सिंगल पठार नहीं है। जैसे छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार क्या कोई सिंगल पठार नहीं, बल्कि हजारीबाग के पठार, रांची के पठार, जब इन सबको मिला देते हैं तब ना उसको सम्मिलित रूप से छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। हाँ या ना? हाँ ना? वैसे ही जो है दक्कन का पठार अगर हम लोग देखें तो मानचित्र में इसका भी जिक्र नहीं है। खैर मानचित्र में नहीं है उससे मतलब नहीं है। अब हर चीज मानचित्र में हो ही ये भी जरूरी नहीं है। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार देखिए, जो दक्कन का पठार है इसके अंतर्गत दक्कन ट्रैप आता है, दक्कन ट्रैप आता है। फिर जो है इसके अंतर्गत कर्नाटका का पठार आता है, कर्नाटका का पठार आता है। और फिर इसके अंतर्गत जो है आंध्रा का पठार आता है। इसके अंतर्गत जो है आपको आंध्रा का पठार आता है, आंध्रा का पठार आता है।
इसमें जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप का विस्तार जो है महाराष्ट्र में है। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र में है। कर्नाटक के पठार का विस्तार कर्नाटक में है और आंध्रा के पठार का विस्तार आंध्रा में है। आंध्रा के पठार का विस्तार आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। तो महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में। और आप याद कीजिए, महाराष्ट्र में सतमाला, हरिश्चंद्र, अजंता, सह्याद्री, ये सब पर्वत है। हो दक्कन ट्रैप के अंतर्गत ही ये सब पर्वत आता है। दक्कन ट्रैप के अंतर्गत ही ये सब पर्वत आता है। और जो दक्कन ट्रैप है वहां पर काली मिट्टी है। जो दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में है वहां पर काली मिट्टी है। और काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है। मतलब दक्कन ट्रैप कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्कन ट्रैप किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कपास। कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जो कर्नाटका का पठार है, यहां से कर्नाटका के पठार के अंतर्गत ही बाबा बुदन के पहाड़ी का जिक्र किए। कर्नाटक में नहीं है बाबा बुदन की पहाड़ी, तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में, वो कर्नाटक के पठार का ही अंग है। और कर्नाटक के पठारी भाग से ही जो है कृष्णा सॉरी कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी निकलती है। और इधर जो आंध्रा का पठार है, इस आंध्रा के पठारी भाग में ही गोदावरी, कृष्णा जैसी नदियों का अपवाह क्षेत्र है। जैसी नदियों का अपवाह क्षेत्र है। और इस दक्कन ट्रैप से गोदावरी जैसी नदियां निकलती है। दक्कन ट्रैप पठारी भाग से गोदावरी जैसी नदियां निकलती है। तो नीचे से हेडिंग मारिएगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मानचित्र में तो इसका जिक्र नहीं है, तो इसलिए दिखा नहीं पाएंगे। लिखिएगा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप इसके सॉरी दक्कन का पठार, सॉरी हेडिंग दक्कन का पठार न मारे, हाँ डैश दे करके। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत दक्कन ट्रैप कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार आता है। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में स्थित है। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में स्थित है। इस पठारी भाग में काली मिट्टी, इस पठारी भाग में काली मिट्टी इस पठारी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। जिस कारण यह पठारी भाग कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
जिस कारण यह पठारी भाग कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसी में सतमाला, उसी में कंटिन्यू, सतमाला, 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 अजंता, सतमाला, अजंता, बालाघाट, 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 हरिश्चंद्र पर्वत, हरिश्चंद्र पर्वत, हरिश्चंद्र पर्वत इत्यादि इत्यादि इसी पठारी भाग के अंतर्गत आते हैं। उसी में कर्नाटक के पठार का विस्तार कर्नाटक में, कर्नाटक के पठार का विस्तार कर्नाटक में, कर्नाटक के पठार का विस्तार कर्नाटक में तथा आंध्र के पठार का विस्तार आंध्र प्रदेश में, तथा आंध्र के पठार का विस्तार आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखिएगा, यहां पे मानचित्र पे देखना है, इसके अलावा नहीं लिखना है। अब मानचित्र में जब आप देखिएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, तो यहां पर कर्नाटक के पठार के निचले हिस्सा में बेंगलुरु का पठार है। बेंगलुरु का पठार भी कर्नाटक में है। बेंगलुरु का पठार कहां है? कर्नाटक में। और फिर यहां पर तेलंगाना का पठार है। ठीक है, तेलंगाना का पठार है। और अगर आप तेलंगाना के पठार को देखेंगे तो तेलंगाना के पठार का विस्तार तो तेलंगाना में है ही है, साथ ही साथ तेलंगाना के पठार का विस्तार जो है आपको आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो है कर्नाटक में भी देखने को मिलता है। तो तेलंगाना के पठार का विस्तार जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बेंगलुरु का पठार कर्नाटक। तो नीचे से लिखिए बेंगलुरु का पठार, बेंगलुरु का पठार यह कर्नाटक में स्थित है। यह कर्नाटक में स्थित है। आगे तेलंगाना का पठार तेलंगाना का पठार यह तेलंगाना, यह तेलंगाना, कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में
विस्तृत है। और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। देखिए, एगो बुंदेलखंड का पठार है, एगो बघेलखंड का पठार है। ठीक है, एगो बुंदेलखंड का पठार है, एगो बघेलखंड का पठार है। पता नहीं पिछला दिन हम कौन बताए थे, बुंदेलखंड या बघेलखंड? बघेलखंड। तो बुंदेलखंड के पठार का भी विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही, और बघेलखंड के पठार का भी विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, दोनों एक ही है। दोनों में दोनों का विस्तार दोनों राज्य में है। ठीक है, और बच भी रहा है, देख लेते हैं एक बार। भांडेर पठार लिखवाए थे? हाँ? मेघालय का पठार, मेघालय का पठार मेघालय में, सुनिए, देखिए आगे हेडिंग मारिएगा, मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार लिखिएगा। सुनिएगा पहले, जो प्रद्वीपीय पठार है ना, हो प्रद्वीपीय पठार, प्रद्वीपीय पठार का ही विस्तृत उत्पत्ति के आधार पर, जो मेघालय का पठार है, प्रद्वीपीय पठार का ही विस्तृत रूप है, जो मेघालय में पाया जाता है, जो मेघालय में है। और इस मेघालय के पठारी भाग में ही गारो खासी जयंतिया जैसी पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया जैसी पहाड़ी है, समझ गए। और यहां पर राजमहल की पहाड़ी है, जो राजमहल की पहाड़ी है, यह राजमहल की पहाड़ी ही मेघालय के पठार को प्रद्वीपीय पठार से अलग करता है। जो राजमहल की पहाड़ी है, यही मेघालय की पठार को प्रद्वीपीय पठार से जो है आपको अलग करता है। तो नीचे से लिखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर प्रद्वीपीय पठार का ही विस्तृत पूर्वी भाग, उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर प्रद्वीपीय पठार का ही, प्रद्वीपीय पठार का ही विस्तृत पूर्वी भाग, विस्तृत पूर्वी भाग मेघालय का पठार कहलाता है। राजमहल की पहाड़ी मेघालय की पठार को
प्रद्वीपीय पठार से अलग करता है? चलिए, हो गया। अब आगे हेडिंग मारिए, उत्तर भारत का विशाल मैदान। पर्वत हो गया, पठार हो गया, अब मैदान। हेडिंग मारिए, उत्तर भारत का विशाल मैदान। लीजिए, सुनिए, भारत, अब सुनिए ना क्या कर रहे हैं, सुनिए ना, सुनिए। कल आप लोग का क्लास नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। और अच्छा, जब क्लास नहीं होता तब क्या करते हैं? गांधी मैदान बकरी चराने जाते हैं, गाय चराने, भैंस चराने, गधा चराने। जब क्लास कभी काल ना हो तो रिवीजन कर लेना, रिवीजन कर लेना, इंतजार नहीं करना, रिवीजन कर लेना है चीजों का, ठीक है? चलिए, अब उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है? देखिए, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, यह भारत का सबसे नवीनतम भूभाग है। जैसे हिमालय पर्वत में, हिमालय पर्वत का सबसे नवीनतम भूभाग कौन? नवीनतम मतलब सबसे नया, सबसे नया। वैसे ही भारत को भौगोलिक तौर पर, भारत को भौतिक तौर पर जो हिमालय पर्वत, पठार, प्रद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान, द्वीप समूह, इनमें बांटा गया है। इन सभी में भारत का जो सबसे नवीनतम भूभाग है, जो सबसे नया भूभाग है, वह है आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे होता? सीधा एगो बात ध्यान में याद रखिए, एक बात जो सीधे तौर पर दिमाग में याद रखना है, ध्यान से याद रखना है, वह यह है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है। इसी लाइन को समझना है, ठीक है? इसी को समझना है। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निर्माण होता है। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद, यहां पर एक शब्द जो समझने वाला है वह है अवसाद। क्या है? अवसाद। और अवसाद, और एक दूसरा शब्द जो समझने वाला वह है निक्षेपण। क्या है? निक्षेपण। अवसाद का मतलब होता है बालू, कंकर, पत्थर, चट्टान। बालू, कंकर, पत्थर, चट्टान, इन सभी चीजों के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, अवसाद।
क्या? अवसाद। अवसाद का प्रयोग कर दिया जाता है। और निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। निक्षेपण का मतलब क्या होता है? जमा करना। क्या? जमा करना। तो अवसाद का मतलब क्या? बालू कंकर पत्थर। अवसाद का मतलब क्या? हाँ? और निक्षेपण का मतलब? निक्षेपण का मतलब जमा करना। नदी। नदी। अच्छा एक बात बताइए आप हमको, कभी आप अपने खेत में जाकर के पटवन किए हैं? पटाए हैं? हाँ। पंपिंग सेट से पाइप लगा के ना, पाइप लगा के ना, पाइप लगा के कीजिएगा तब पता नहीं चलेगा। देखिए पहले क्या होता था, अब तो पाइप लगा करके लोग खेत पटाता है। पहले क्या होता था, पंपिंग सेट होता था और पंपिंग सेट पर जो है घेरा दे दिया जाता था, घेरा। और उसके बाद उस घेरा से होकर नाला निकाल दिया जाता था, नाला खेत तक पहुंचा दिया जाता था। पंपिंग सेट चला दिया जाता था, पानी गिरता था उस घेरा में और उस घेरा से निकल करके जो है पानी नाला के रास्ते खेत तक चला जाता था। तो जब पानी मशीन से सीधा गिरता था तो वहां पर का जो मिट्टी बालू कंकड़ जो भी था उसको पूरा गड्ढा कर देता था, जहां पर पानी सीधे तौर पर गिर रहा है। ठीक है, मान लिया जाए कि यहां पे मशीन है, पानी यहां पे गिर रहा है, तो ये जो भाग होगा इसको पूरा गड्ढा बना देता होगा, नहीं बनाता है? थोड़ा याद कीजिए नहीं सब चीज, बचपन के दिन को याद कीजिए, ऐसा होता था। तो यहां पर का जो बालू कंकर पत्थर ये सब होता होगा, सब पानी के साथ बह करके आगे बढ़ता होगा, हाँ या ना? तो चलिए यही बात अगर समझ गए तो अब समझ जाइएगा। नदी जब बहती है ना, और इसलिए देखिए गांव घर जाइए, और गांव घर जाइए ना तो ये जीन्स जूता चश्मा मत झाड़िए, समझे? खेत खलिहान में जाके घूमिए, समझ गए? देखिए बाबूजी खेत पटा रहे हैं तो जाकर देखिए, समझ गए? ज्योग्राफी में बहुत ऐसा चीज है जो कृषि किया हुआ छात्र होगा। देखिए हम आपको ये नहीं कहते हैं अब जाकर के आप धान गेहूं मकई उगाने लगे ना, लेकिन घर उड़ जाइए ना, मौसम है गेहूं बुआई का, धान रोपाई का, तो उस सब में अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा बटाइए, वहां से बहुत कुछ समझ में आएगा। और वो सब चीज समझ करके रखिएगा ना तो यहां पर जीएस भी समझ में आएगा, समझ गए? हाँ, लड़की लोग तो जाएगी बथुआ तोड़ने के लिए, साग तोड़ने के लिए, क्या चोरी का। चलिए सुनिए, अब आइए यहां पे समझिए। समझिए न महाराज, तो अब इसको समझिएगा। नदी जब अपने साथ जाती है ना, तो नदी की पानी की जो गति होती है, देखिए नदी को आगे हम लोग दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे, एगो हिमालय की नदी और एगो प्रायद्वीपीय पठार की नदी। आगे अगला चैप्टर भारत के अपवाह तंत्र ही है, अगला चैप्टर जो भारत का अपवाह तंत्र है ना, उसको हम लोग दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे। भारत के अपवाह तंत्र को हम लोग दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे, भारत की नदी को दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, हिमालयी भाग से जो नदियां निकलती है हिमालय की नदियां, और भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार से जो नदी निकलती है प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। जो हिमालय की नदी है ना, वो अपनी युवावस्था में है, मतलब एकदम आप ही के तरह जवान है। और जो आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियां है, ये जो है अब प्रौढ़ावस्था में आ गया है, मतलब अब
उम्र ढल गया है, उम्र ढल गया है। तो जैसे अभी आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कच्चा मांस भी खा करके पचा दीजिएगा। लेकिन वही जो बूढ़ा व्यक्ति होगा उसको आग पर पकाया हुआ मांस भी नहीं पचेगा। ये बात है या ना? अब समझने के लिए अपना समझते रहिए। मतलब युवावस्था में देखते हैं कैसे तुरंत मारपीट कर लेते हैं, एक दूसरे का कान कपार फोड़ देते हैं। युवावस्था में खून गर्म रहता है, समझ गए? तो युवावस्था में तोड़ फोड़ लोग ज्यादा करता है, समझ गए? ये देखिए महाराज अजीब हाल है, समझिएगा ना। सीधा किताबी भाषा में लिखा करके हम आगे बढ़ जाएंगे, हु हाँ कीजिएगा। तो ऐसे हम समझाने के लिए सब बात बता रहे हैं, आपके जीवन से रिलेट करके, और हु हा कर रहे हैं। फिर एग्जाम्पल नहीं देंगे, किताबी भाषा में बताते जाएंगे। अब एक आध बार समझ में आया, एक आध बार हु हा किए, फिर समझिए ना, समझने वाला चीज समझा रहे हैं तो। हाँ, तो हाँ, युवावस्था में जो है, जैसे आप तोड़फोड़ मारपीट इधर उधर ज्यादा करते हैं, वैसे ही जो नदियां होती है, जो युवावस्था में वो तोड़फोड़ ज्यादा करती है। जो युवावस्था में नदियां तोड़फोड़ ज्यादा करती है, तो नदियों में हिमालय की नदियां युवावस्था में तो तोड़फोड़ ज्यादा करेगी, अपर्दन ज्यादा करेगी। अब हिमालय की नदियां अपने मार्ग में आने वाले पेड़ पौधा चट्टान जो भी आता है सबको तोड़ते फोड़ते हुए बहा करके आगे लेकर जाती है, बहा करके आगे लेकर के जाती है। तो अब पेड़ पौधा को बहा कर लेकर जाएगी तो थोड़ा देर के बाद साइड लगा देगी, लेकिन जो बालू कंकर पत्थर उस सबको बहा के लेकर जाएगी, उस सब तो बहा करके लेकर के लगातार जाते रहती है। कभी साफ पानी में नदी में आप जाइएगा, कभी साफ पानी में नदी में आप जाइएगा तो आपको नजर आएगा पानी के बहाव के साथ साथ जो है नीचे का जो मिट्टी का कण होता है वो भी बहता है, वो भी बहता है, वो भी बहता है। जब नदी की गतियां काफी तीव्र होती है, काफी ज्यादा होती है, तब की बात हम कर रहे हैं। जैसे आप अगस्त सितंबर के माह में एनआईटी घाट पे जाइएगा, उस टाइम में नदी का पानी उफान मार रहा होता है। गंगा नदी यहां पर देखिएगा, जुलाई अगस्त सितंबर में आप देखिएगा कि नदी के पानी का जो रंग होता है वह मटियल हो जाता, मटियल। अगर सिर्फ पानी बहेगी तो पानी स्वच्छ न रहता है हो, अगर सिर्फ पानी बहेगा तो पानी का तो कोई कलर है नहीं, जैसा पानी आप पीते हैं वैसा पानी बहना चाहिए। लेकिन गंगा नदी की धारा जब आप देखेंगे काफी तीव्र रहेगी तो उस पानी का रंग मटियल होगा, यानी मिट्टी को भी लेकर के आगे बढ़ती है, मिट्टी को लेकर के भी आगे बढ़ती है। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद, मतलब नदी जब चलती है तो अपने साथ जो बालू कंकर पत्थर इस सब को बहाकर ले जाती है। अब बहाकर ले जाती है, जहां पर नदी की धारा कम होती है वहां पर उन मिट्टी को, उन बालू कंकर पत्थर को जमा कर देती है, और वही बालू कंकर पत्थर मिट्टी जो जमा हो जाता है उसी से मैदान का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैदान का निर्माण। उत्तर भारत के विशाल मैदान की अगर हम बात करें तो हिमालयी क्षेत्र में बहने वाली नदियां, हिमालयी क्षेत्र से सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ये जो हिमालयी क्षेत्र से बहने वाली नदियां हैं, हिमालयी क्षेत्र से बहने वाली नदियां हैं,
हिमालयी क्षेत्र से बहने वाली नदियों में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जो अवसाद, बालू, कंकर, पत्थर बहाकर लाती है, उसी से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। और जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है, उत्तर भारत के विशाल मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। उत्तर भारत का विशाल मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। अब उत्तर भारत का विशाल मैदान जो उत्तर में सिंधु से लेकर पश्चिम में सिंधु से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, इसे हम लोग 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इसे हम लोग 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। और इसे जो हम लोग 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, उसमें एक होता है पंजाब का मैदान। एक क्या होता है? पंजाब का मैदान। एक होता है राजस्थान का मैदान, एक होता है गंगा का मैदान, और एक होता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। एक होता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला पंजाब का मैदान, दूसरा राजस्थान का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान, और चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। और इन मैदानी भागों में जो पंजाब का मैदान है, पंजाब का मैदानी भाग ज्यादा उपजाऊ है। पंजाब का मैदानी भाग ज्यादा उपजाऊ है। अब पंजाब का मैदानी भाग ज्यादा उपजाऊ क्यों है? एकदम बतिया लीजिए, मुंह तो तोड़ देंगे हम, एक एक चाट मारेंगे, गाल लाल हो जाएगा। लड़की को बोल रहे हैं, समझ गए? एकदम चश्मा पहन के बतिया रही है। शर्म नहीं होता? क्लास आते हैं बतियाने की पढ़ने? समझने ना आते हैं, पढ़ने ना आते हैं। बतियाने का मन है, ले जाइए अपनी फ्रेंड को रूम पे, समझ गए? बतियाइए बैठ के, एकदम महिला 2 गो साथ में बैठल रहे, अब बात नहीं हो। दुनिया का 8वां अजूबा। ऐसे कीजिएगा तो लड़का लोग के साथ सबको बैठा देंगे हम। एगो लड़का एगो लड़की, एगो लड़का एगो लड़की। देखिए नहीं सब। चलिए सुनिए, मैदानी भागों में जो पंजाब का मैदानी भाग है ज्यादा उपजाऊ है। पंजाब का मैदानी भाग क्यों ज्यादा उपजाऊ है? तो पंजाब का मैदान का हुआ है, आप लोग क्या कर रहे हैं? के है? खड़ा होइए तो। हाँ खड़ा होइए, खड़ा कीजिए, खड़ा कीजिए, उसको खड़ा कीजिए, उसको भी खड़ा है। शांत रहिए, शांत रहिए। आइए दोनों आदमी, आइए थोड़ा आगे। हाँ दोनों आइए। है, शांत रहिए आप लोग। क्या हुआ? क्या हुआ बताइए तो? पीछे से चिल्ला रहा था।
बहुत ज्यादा। आप बोले तो उसी पे आप ही को कुछ बोलने लगा। सुनिए सुनिए, एगो बात बताते, सुनिए। अच्छा सुनिए न, सुनिए न, सुनिए। सबको बोल, गाली दे दिया। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए देखिए सुनिए, एक मिनट सुनिए। देखिए आप दोनों को भी बोल रहे हैं और सबको बोल रहे हैं। देखिए वैसा काम मत कीजिए जिससे दूसरे को कष्ट हो। मान लिया जाए कि आप उसके पीछे बैठे हुए हैं, इनके पीछे बैठे हुए हैं, तो ठीक है, इनके पीछे बैठे हुए हैं, आपके चिल्लाने से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो नहीं ना चिल्लाना चाहिए। इस सब चीज को ध्यान में रखिए, ऐसे मत कीजिए। हाँ सुनिए, अब यहां पे आइएगा। सभी मैदानी भागों में जो सबसे उपजाऊ मैदानी भाग है वह पंजाब। अब हम आपको यह बात बता रहे थे कि पंजाब का मैदानी भाग उपजाऊ क्यों है। पंजाब का मैदानी भाग उपजाऊ इसलिए है क्योंकि यहां पर दोआब क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है। दोआब क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है। पंजाब का मैदानी भाग अधिक उपजाऊ इसलिए है क्योंकि यहां पर दोआब क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है। अब कहिएगा दोआब क्षेत्र क्या है? दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा ना, ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि दोआब किसे कहा जाता है। तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब क्या कहा जाता है? दोआब। और जो पंजाब है ना, हो पंजाब, और एक बात को आप ध्यान से याद रख लीजिए, वैसा कोई भी राज्य जहां पर दोआब क्षेत्र की उपस्थिति, वैसा कोई भी राज्य या वैसा कोई भी क्षेत्र जहां पर दोआब क्षेत्र की उपस्थिति है, वहां की भूमि उपजाऊ होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी दोआब क्षेत्र है, गंगा और यमुना दोआब। गंगा भी बहती है, यमुना भी बहती है, तो गंगा और यमुना दोआब उत्तर प्रदेश में है, और इसलिए उत्तर प्रदेश की भूमि उपजाऊ है। तो उत्तर प्रदेश में तो एगो गंगा यमुना दोआब है, लेकिन यहां पर पंजाब में, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम। तो अब जो है पंजाब में आप देखेंगे बारी दोआब, बारी दोआब, ब्यास और रावी नदी के बीच का जो दोआब है, ब से ब्यास, र से रावी। अब ब्यास में वो ले लिया गया और रावी में रो ले लिया गया, तो ब्यास और रावी नदी के बीच के दोआब को बारी दोआब क्या कहा गया? बारी दोआब। और फिर बिस्त दोआब, ब से ब्यास, स से सतलज, ब्यास और सतलज नदी के बीच के दोआब को बिस्त दोआब। तो ये जो दोआब क्षेत्र है, यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, देखिए सुनिए, आप इस बात को समझिएगा। जैसे अगर कोई भूमि है, अगर कोई भूमि है और उस भूमि में पानी यानी नमी की मात्रा की कमी है, नमी की मात्रा की कमी है, मतलब पानी में नमी नहीं है। पानी में अगर नमी नहीं होगा ना, भूमि में अगर नमी नहीं होगा ना, तो वहां पर फसल सब नहीं उगता है। भूमि या पानी में अगर नमी नहीं, भूमि में अगर नमी नहीं होगा तो वह भूमि उपजाऊ नहीं होती। तो होता क्या है जानते हैं कि दो नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, दो नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उस भूभाग में, उस भूखंड में, उस एरिया में, उस क्षेत्र में, उस भूमि के टुकड़ा में नमी की मात्रा
अधिक होती है, नमी की मात्रा अधिक होती है, नमी की मात्रा अधिक होती है। तो नमी की मात्रा अधिक होती है, जिस वजह से वह जो दोआब का इलाका होता है वह उपजाऊ होता है। क्या होता है? उपजाऊ। तो दोआब का इलाका उपजाऊ क्यों होता है? ये बात कुछ समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? तो दोआब का इलाका उपजाऊ होता है, और पंजाब में बहुत सारे दोआब क्षेत्र है, जिस वजह से पंजाब का मैदान काफी उपजाऊ मैदान है। और पंजाब के मैदान का विस्तार सिर्फ भारत में नहीं है, पंजाब के मैदान का विस्तार पाकिस्तान में भी है, पंजाब के मैदान का विस्तार पाकिस्तान में भी है। और जैसे भारत में एगो पंजाब प्रांत है न हो, भारत में एगो पंजाब राज्य है न हो, वैसे ही पाकिस्तान में भी एगो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है। और पंजाब की भूमि इतनी अधिक उपजाऊ होती है कि एक वर्ष में पंजाब की भूमि पर 4 से 5 फसल का उत्पादन किया जाता है। 4 से 5 एक वर्ष में, एक वर्ष में पंजाब की भूमि पर 4 से 5 फसल का उत्पादन किया जाता है। अब बिहार की भूमि पर एक वर्ष में 2, मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा न। और समझिएगा आप, प्रति हेक्टेयर गेहूं, प्रति हेक्टेयर मतलब कम क्षेत्र में ज्यादा गेहूं का उत्पादन पंजाब करता है। प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन में पंजाब आगे है। और जो पंजाब है गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहां की जो जलवायु है ना, यहां की जलवायु मतलब यहां की जो मौसम है, यहां की जलवायु मतलब यहां की जो मौसम है, वह गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूलतम है, जिस वजह से यहां पर गेहूं का उत्पादन साल में 2 बार या कभी कभी 3 बार भी हो जाता है। साल में 2 बार और कभी कभी 3 बार भी हो जाता है। भारत में तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो सालों भर चावले उत्पादित करता है, जैसे तमिलनाडु, बंगाल। बिहार में तो आप देखेंगे रबी के मौसम में गेहूं, खरीफ के मौसम में चावल। पश्चिम बंगाल में रबी के मौसम में भी चावल, खरीफ के मौसम में भी चावल, जायद के मौसम में भी चावल। मतलब 12 महीना चावले का उत्पादन बंगाल करता है। और तब ना वहां पर माछ भात मिलता है, माछ भात मिलता है ना। खाए हैं आप लोग? हम तो नहीं खाए हैं कभी। और तमिलनाडु भी सालों भर चावले का उत्पादन करता है। तो आप जो बिहार में कृषि की व्यवस्था देख रहे हैं ना, कि बिहार जैसा सोच रहे हैं कि नवंबर दिसंबर के माह में गेहूं, जून जुलाई के माह में चावल, भारत के हर क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। कुछ तो क्षेत्र ऐसे है जो हमेशा गेहूं उत्पादन करता है, कुछ क्षेत्र ऐसा है जो हमेशा चावले उत्पादन करता है। देखते होंगे कि गांव घर का जो मजदूर सब होता होगा, वो पंजाब जाता होगा। उसको पूछेगा पंजाब क्या करने जा, कहेगा गेहूं काटने जा रहे। सालों भर वो गेहूं काटने जाता है। समझ गए? और पंजाब के किसान समृद्ध हैं। पूरे देश के भीतर सबसे ज्यादा समृद्ध पंजाबे के किसान हैं। और पंजाब के किसान सब जो है बहुत अधिक समृद्ध है। और जो बहुत समृद्ध किसान है, उसका बेटा सब जो है एल्बम सब बनाता है, बाप से पैसा लेकर के, जमीन बेच करके। अरे सही बता रहे हैं हम आपको। वही पंजाब के मैदानी भाग जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वहीं
जो ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है यह भी कम उपजाऊ नहीं है, यह भी बहुत अधिक उपजाऊ है। और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है ये चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए? चावल। ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जिस मैदान का निर्माण होता है उसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपको गंगा का मैदान, गंगा और उसकी सहायक नदी, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जो मैदान का निर्माण होता है उसी को गंगा का मैदान कहते हैं। और गंगा के मैदान का विस्तार मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश और अपना बिहार में, और गंगा के मैदान का सबसे ज्यादा विस्तार उत्तर प्रदेश में। कहां है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश और बिहार, भारत के भीतर ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर हर प्रकार के फसल का उत्पादन हो जाएगा। बिहार की भूमि पर और उत्तर प्रदेश की भूमि पर हर प्रकार के फसल का उत्पादन हो जाता है। जहां तक हमको याद है हमारे घर में हमको लगता है सब चीज का उत्पादन होता है। हम भी बिहार के हैं, सब चीज का उत्पादन होता है। धानों उग जाता है, गेहूं उग जाता है, मटरों उग जाता है, मूंगो उग जाता है, सरसों उग जाता है, आलू उग जाता है, टमाटर, बैगन, मूली, गाजर, सब चीज टोटल, प्याज, प्याज भी। और बिहार और उत्तर प्रदेश में लगभग यही स्थिति सब जगह है, बिहार और उत्तर प्रदेश में। और इसलिए होता क्या है जानते हैं? बिहार गरीब राज्य है, उत्तर प्रदेश भी गरीब राज्य है, लेकिन फिर भी बिहार उत्तर प्रदेश में लोग सरवाइव कर लेता है। कैसे सरवाइव कर लेता है? यहां की भूमि बड़ी उपजाऊ है और सब चीज का उत्पादन कर देता है, सब चीज उग जाता है यहां की भूमि में। मतलब मिट्टी में देखिए फसलों के उत्पादन का होना हद तक मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। और आगे भारत की मिट्टी बताएंगे, देख रहे हैं ज्योग्राफी में पढ़ा रहे हैं, पर्वत पठार मैदान। देखिए इसका कनेक्शन जो है जलवायु से है, मिट्टी से है, कृषि से है, मतलब हर चैप्टर का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, समझ गए? तो गंगा ऐसे भी गंगा नदी बड़ी पवित्र नदी है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्री सबसे तो पवित्र ना है, तो गंगा बड़ी पवित्र नदी है। और गंगा जल उत्तर प्रदेश में आता है, बिहार में आता है, तो काहे सब चीज नहीं उगेगा? सब चीज उगबे न करेगा। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग इसलिए भी सरवाइव कर लेते हैं क्योंकि यहां पर, यहां की भूमि जो है हर प्रकार का फसल खाने के लिए क्या चाहिए? गेहूं, चावल, आलू और दाल, यही सब ना चाहिए। अरे बिना सब्जी का भी चल सकता है महाराज, सब्जी सब तो होबे करता है, समझे? कुछ समझ में आया? और राजस्थान का जो मैदानी भाग है ना वो अनुपजाऊ है, अनुपजाऊ है, वहां पर कुछ नहीं होता है, बहुत कम फसल का उत्पादन होता है। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। आयत तो की तो टाइम हो गया, लिखिए। समझ रहे थे ना जी? हाँ समझिए, समझने पर ज्यादा जोर देना है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, लिखिएगा डैश दे करके। यह भारत का सबसे
यह भारत का सबसे नवीनतम भूभाग है। यह भारत का सबसे नवीनतम भूभाग है। यह भारत का सबसे नवीनतम भूभाग है। फुल स्टॉप। नीचे से अगला पॉइंट। हाँ हो गया। अगला पॉइंट स्टार मार मार के पॉइंट वाइज लिखिए, ज्यादा बेटर है। पैराग्राफ में लिखा देंगे, याद नहीं कर पाइएगा आप। ठीक है, लिखिएगा। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है। नीचे अगला पॉइंट। गंगा नदी सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी इत्यादि के अवसादों के निक्षेपण से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भाग में बांटकर उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक नंबर में पंजाब का मैदान, दो नंबर में राजस्थान का मैदान, तीन नंबर में गंगा का मैदान, चार नंबर में ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब एक नंबर में हेडिंग मारिए पंजाब का मैदान। बस
अगला क्लास में जो है ये खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस मैदान लिखा देना है और द्वीप बता देना है, द्वीप बता देना है, बस चैप्टर खत्म। ठीक है, अगला चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझ गए? तो अब आज नहीं लिखा पाएंगे, 9:15 9:30 बज जाएगा। ठीक है, अब कल लिखा देंगे, समझ गए? रुकिए ना, रुकिए ना, रुकिए ना, अब भाग कहाँ रहे हैं? पढ़िए ना महाराज, पढ़िए ना, हे भगवान, पढ़िए ना, हो याद कीजिएगा तब ना। पढ़ लिए, पढ़ लिए? ऋषु कुमार कौन है जी? आपका पार्टनर बंटी है? ऋषु कुमार कोई अगर है तो आपका पार्टनर बंटी बोल रहा है सब्जी लाने के लिए। सब्जी लेते जाइएगा, हाट पर से उठा लीजिएगा, बैगन मूली गाजर जो होगा, और क्या क्या है, भिंडी पटल गोभी। बंगलुरु का पठार कर्नाटक में है, कर्नाटक में है विशाल कुमार। बायोलॉजी का पीडीएफ निकल नहीं रहा है, देखिए सुनिए, पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा, पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा तो 2 डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा, एक राइट एक लेफ्ट। लेफ्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा ना तो वो माय फाइल में चला जाएगा, और फिर वो किसी भी फोटो स्टेट दुकानदार को शेयर करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज तो बहुत ज्यादा याद करने वाला है नहीं, ठीक है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।